आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी यहाँ पर संयुक्ता चौधरी स्मृति व्याख्यान माला के 22वें व्याख्यान हेतु एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आप भी शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं गणाभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं त्रिलोकैकसेतुं मैं आज के मुख्य जो वक्ता हैं महोदय प्रोफेसर बलराम सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं वाइस प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर तिवारी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। से अनुरोध करती हूँ कि वे महोदय बलराम सिंह का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। मैं शांता से निवेदन करती हूँ कि वे वाइस प्रिंसिपल मैम मिस विजया लक्ष्मी जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। मैं वर्षा से अनुरोध करती हूँ कि वे तिवारी सर का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करें। मैं वाइस प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे महोदय का दुशाला प्रदान कर स्वागत करें।
श्रीमती संयुक्ता चौधरी जी की स्मृति में मिरांडा हाउस महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अतः कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं यह अपना उत्तरदायित्व समझती हूँ कि संयुक्ता चौधरी जी के व्यक्तित्व से आप सभी का परिचय करवाऊँ। सन 1948 में मिरांडा हाउस महाविद्यालय की स्थापना के साथ ही डॉक्टर संयुक्ता चौधरी जी महाविद्यालय में कार्यरत थी। 1948 से 1985 तक 37 वर्षों तक महोदया ने महाविद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान की। 24 अक्टूबर सन 1925 में जन्मी श्रीमती चौधरी जी ने लाहौर से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा लाहौर के महिला महाविद्यालय में ही अपने शैक्षणिक जीवन का प्रारंभ किया। तदनंतर वे दिल्ली आ गई तथा उन्होंने मिरांडा हाउस में कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर चौधरी जी न केवल संस्कृत विभाग की सक्रिय प्राध्यापिका रहीं, बल्कि महाविद्यालय में रहते हुए उन्होंने हॉस्टल वार्डन, बर्सर, उप प्राचार्य तथा प्राचार्य के पदों को भी सुशोभित किया। उदार व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर संयुक्ता चौधरी का शरीर 6 मार्च 1997 को पंच तत्वों में विलीन हो गया, परंतु सत्य ही कहा गया है, सत्य पुरुषा न म्रियन्ते कदाचन, अर्थात सज्जन पुरुष कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उनके यशः काय को जीवित रखते हुए उनके पति श्री टी.एन. चौधरी जी के द्वारा सन 1997 में महाविद्यालय में उनकी स्मृति में संयुक्ता चौधरी व्याख्यान माला का प्रारंभ करवाया गया। आज हम जिस सेमिनार कक्ष में इस व्याख्यान हेतु एकत्रित हुए हैं, वह भी श्रीमती संयुक्ता चौधरी जी की स्मृति में श्री टी.एन. चौधरी जी के आर्थिक सहयोग से निर्मित किया गया है। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत विभाग में विविध विषयों पर कई विद्वान अपने व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें प्रोफेसर गैरी टब, पद्मश्री डॉक्टर गीता चंद्रन, श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री, पद्म विभूषण श्रीमती सोनल मानसिंह, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आदि प्रमुख हैं। व्याख्यान माला के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य विद्यमान हैं मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बलराम सिंह महोदय। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज के अध्यक्ष तथा बॉटुलिनम रिसर्च सेंटर में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय तथा ताइवान के यांगमिंग विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आप जैव रासायनिकी, जैव भौतिकी, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति से संबंधित 4 शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के साथ साथ महोदय ने भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है। आप वैदिक अध्ययन संबंधित शोध संस्था वेव्स से भी जुड़े हुए हैं तथा वेव्स के ऑनलाइन ब्लॉग के भी मुख्य संपादक हैं। आपको यूएस प्रोफेसर ऑफ द ईयर, चांसलर्स इनोवेटिव टीचिंग अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। महोदय के विज्ञान तथा संस्कृत संबंधी विविध विषयों पर अनेकों शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा आप कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता के पद पर सुशोभित रह चुके हैं। अधिक परिचय न देते हुए मैं महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान के द्वारा हम सबका ज्ञान वर्धन करें। Much for giving that very kind and generous introduction.
यहाँ पर आए हुए कई माननीय अतिथि हैं। यहाँ पर प्रोफेसर तिवारी, श्री आर.पी. जैन, डॉक्टर तिवारी और अब इस महाविद्यालय के जो अध्यापकगण हैं, उसकी वाइस प्रिंसिपल और जिनको मैं और नहीं जानता, आदरणीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थियों, सुनाई पड़ रहा है जी? कैन यू हियर मी? तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि पहली बात तो हिंदी में बोलूँ, और दूसरा ये करता हूँ कि यहाँ पे चूँकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, कोशिश करता हूँ कि संस्कृत के बारे में साइंस के आधार पे कुछ बातें कहूँ जो कि सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हो सके। पहली बात तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिससे कि हो सकता है कि आपको अवगत ना हो। जैसे ये वहाँ से आप पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है। यहाँ पे ये फ्यूचर ऑफ अमेरिका एजुकेशन सिस्टम, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में मैं 2-4 साल पहले सुना था कि यहाँ पे कि 3 ईयर का हो या 4 ईयर का हो, क्या कॉलेज सिस्टम कुछ चक्कर चल रहा था। काफ़ी बहस हो रही थी जो पिछले वाइस चांसलर थे उनसे, या मुझे नहीं मालूम, हो सकता वही भी अभी भी वाइस चांसलर हो। तो इसलिए कि वो बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिनको आधार मान के हम आज की सोसाइटी अपने देश के समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको शिक्षा के जरिए किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में कुछ स्टडीज़ ऐसी निकली हैं कि वो उनके हिसाब से ये कहते हैं कि इन 25 years वी विल नॉट हैव यूनिवर्सिटीज एज वी डोंट नो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अमेरिका में लोग नॉर्मली 50 से 100 साल आगे सोचते हैं। ये उनकी एक खासियत मैंने देखी हुई है कि वो 50 से 100 साल के लिए सोचते हैं। उनके हिसाब से द यूनिवर्सिटी सिस्टम जो हम अभी हमारे पास है वो नहीं रहेगा 25 साल के बाद। तो अगर हम उनके पीछे चल रहे हैं तो ये सोचना चाहिए, अगर हम बदल ही रहे हैं तो ऐसे बदलें कि जिससे हमको फिर से बदलने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये जानने की बात है। दूसरा, द कॉलेजेस न्यू चैलेंज इज टू कीप स्टूडेंट्स इन स्कूल, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग जानते हो कि लोग नहीं जाते हैं पढ़ने, या हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या इधर उधर की, लेकिन वहाँ पे बच्चों को इस क्लास में मन ही नहीं लगता, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं एज ए प्रोफेसर, हम लोग अपना नोट्स बनाते हैं, वी नॉर्मली कम एंड टीच, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो व्हाट वी यूज टू कंसीडर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आजकल प्रोफेसर गूगल पढ़ा देते हैं। तो आपको हमारे अगर सिर्फ आके सिर्फ आपको बातें बता रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं, वो तो आपके हैंड में है, यू हैव इन योर हैंड्स। तो इसलिए अब क्लास में जाते नहीं जल्दी से विद्यार्थी, एक बड़ी समस्या हो गई। तीसरी चीज जो ये यहाँ भारत की है कि AICTE टेक्नोलॉजी का कुछ ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के साथ में रहता है, और इनको ये मुश्किल हो रही है कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस से बंद हो रहे हैं। कोई पढ़ना नहीं चाहता उसको, क्योंकि उसका कोई वैल्यू, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रह गई। तो अमेरिका से भारत तक जो एजुकेशन सिस्टम है, देयर इज सम प्रॉब्लम एंड वी हैव टू लुक एट दिस अ बिट डिफरेंटली। उसमें संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा में जो ज्ञान हो उससे ज़्यादा उसका उपयोग क्या हो सकता है, इसके लिए कुछ फंडामेंटल सिद्धांतों को हमको सुनना चाहिए, या कम से कम गौर करना चाहिए उन पर। कि जैसे एक फंडामेंटल सिस्टम है इस समय जो कि आधुनिक विज्ञान से प्रेरित है, जिसको हम एरो ऑफ टाइम कहते हैं। कभी आपने पढ़ा हुआ किताब एक कोई है, एरो ऑफ टाइम, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है कि समय जो है एक दिशा में ही चलता है, which is derived from an idea that is called entropy. Thermodynamics में होता है, तो the entropy always increases. So time is actually measured, जो हम बिग बैंग सब सोचते हैं ना, जब बिग बैंग कब हुआ था, तो the way we measure how long ago that was is because of entropy. तो वो सोचते हैं कि ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन भारत में time is in cycle. There is a circle of time. Time comes and goes and comes and goes.
कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम तो हमारे यहाँ तो काल बोलते हैं ना, उसका महाकाल जो है शिव की कॉन्सेप्ट है। अब शिव को समझना इतना आसान नहीं। लोग ऐसे तो पूजा कर रहे हैं, कोई ओम कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई आरती कर रहा है, वो देख है, उसका भी एक उपयोग है। उसका उपयोग है, कम से कम चीज़ों को हम जानते हैं। उसका मतलब निकालने की बात दूसरी। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, पहले आपको पढ़ाया जाएगा बेंजीन रिंग क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मेथेन क्या होता है, बाद में उसका मतलब समझाएंगे कि उस मेथेन से मेथिल अल्कोहल बनता है, एथेन से एथिल अल्कोहल बनता है, उसमें अल्कोहल में आपके शरीर में भी बनता है। ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं। इसलिए मंत्र और उस तरह के जो विधियां हैं उनका उपयोग है, लेकिन उनका उपयोग सिर्फ अपने में ही नहीं है। अपने में सिर्फ अगर कहें संस्कृत भाषा हम जानते हैं, उसी से सब कुछ होता है, तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और अपने विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, अपने समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उस परंपरा के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो क्योंकि समय जब बदलता है तो हमको संस्कृत के ज्ञान को फिर से एक प्रासंगिक विषय बनाकर, और जो और तरह के जो ज्ञान हैं उसमें उनको लाकर उनका आधुनिकरण करना, ये अगर हम सीख लें तो दो चीज सिद्ध होगी। एक तो कि समय, टाइम इज इन सर्कल, और दूसरा कि उसका उपयोग, उसकी उपयोगिता आज दिखा करके हम जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत जो है विश्व का गुरु था, और आजकल तो ऐसे लगता है विश्व का दास था या दास है। लेकिन कभी अगर गुरु बनना है तो उसको जब तक रेलेवेंट नहीं करेंगे, जो चीज़ आपकी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम क्लेम करते हैं, हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसमें बड़े बड़े क्लेम्स हैं। एक उसमें क्लेम हमारे यहाँ पुष्पक विमान हुआ करता था, हमारे यहाँ बहुत बड़ा वेद जो आयुर्वेद है वो बहुत पुराना है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था, और या कि हमारे यहाँ पे सर्जरी हुआ करती थी। वो हमको अगर हम ये ना भी कहें कि गणेश जी का जो हाथी का सर उनके हेड ट्रांसप्लांट हुआ था, शंकर जी ने किया था, वो ना भी कहें तो सुश्रुत से ही बहुत काम चल जाता है। सुश्रुत को ही अगर हम कहें तो ये सारी दुनिया से सबसे पुराना सिस्टम है, क्योंकि वो गणेश जी वाला कहने से तो कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। उसमें मुझे भी समस्या है, क्योंकि शंकर जी के भगवान होने पे मुझे शंका हो जाती है। अगर गणेश जी अगर उन्होंने अपने बेटे का सर काटा और ये नहीं जानते थे उनका बेटा है, तो फिर काहे के भगवान, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। और सारे दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं, तो उनको क्लेम करना कि हमारी सर्जरी का वो है, मुझे लगता है कि वो ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। उस ज्ञान को मैंने थोड़ा सा समझा कि मेरे पास हमारे यहाँ भी एक हमारा बेटा है, वो चाहता था उसका जनेऊ संस्कार हो, तो मुझे पहले पता लगा कि पिता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बेटे को अंतिम ज्ञान दे, जिससे उसका जो तो अज्ञानता खत्म करके उसके बाद जिस दिन जनेऊ संस्कार हो जाता है उसके बाद बेटा अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन शंकर जी का और गणेश जी का है कि उन्होंने हाथी का सर एक सिंबॉलिक चीज है, जिससे क्योंकि हाथी कितना बड़ा सर होता है उससे इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाथी बुद्धिमान होता है। वैसे भी हमारे यहाँ पशुओं में ऐसे भी आज आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि हाथी बहुत बुद्धिमान होता है, उसका अपना परिवार होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और दूसरी दो तीन चीजें उससे और भी सिंबॉलिक हो जाती है, जैसे कान बड़ा होता है इसका मतलब सुनना चाहिए, पेट बड़ा होता है, हाथी का तो नहीं उनका दिखाया हुआ पेट बड़ा होता है, तो उसको डाइजेस्ट करना चाहिए, जो भी सुनिए उसको डाइजेस्ट कीजिए। तीसरा जो सबसे मुख्य चीज मुझे लगता है वो उसका जो वैसे भी है कि मुंह है तो दिखाई नहीं पड़ता, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसकी सूंड। उसकी सूंड का जो डायनामिक रेंज हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई डायनामिक रेंज आपको नहीं मिलेगा जो सूंड, सिर्फ उसकी सूंड जो है एक चींटी को भी आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकती है, और एक बड़े दरख्त को भी उखाड़ के फेंक सकती है। हमको छोटे से छोटा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बड़े से बड़ा काम कोई बहुत ज्ञान विज्ञान की बात है उसको भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तो है घर में कोई मेड लगी हुई है, कोई सर्वेंट लगा हुआ है, हम कुछ लोग हैं कुछ करना ही नहीं जानते, वो बर्तन साफ करना भी नहीं जानते आजकल के बच्चे। तो जब आपकी ऐसी स्थिति होगी तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता। आप भले आरती गणेश जी की ना गाएं, लेकिन आप इतना करें कि आपको छोटी से छोटी चीज करने में कोई प्रॉब्लम, आप पारंगत होना चाहिए, और बड़े से बड़े काम को भी करने में पारंगत होना चाहिए, और आपको किसी तरह की शर्म नहीं लगनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं या मैं ये कर रहा हूं।
तो आपके गणेश जी की पूजा होगी। मतलब इस तरह की अगर चीज़ों को अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। ये मेरी किताब अभी वहाँ पे रिलीज हुई है प्रवासी भारतीय दिवस में। उस किताब का उसे दूर से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ आप दिखाई शायद पड़ रहा हो, उसका टाइटल जो है ए डिफरेंट टेक। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ या आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, जैसे गणेश जी वाली भी बात जो मैं बोल रहा हूँ, मैं शंकर जी का मानता हूँ, बहुत अच्छे से मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ काहे के भगवान, मैं उनको भगवान मानता हूँ, दूसरे रूप से भगवान मानता हूँ। भारत में एक परंपरा है कि भगवान हम बनाते हैं। सारी दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो अब्राहमिक सिस्टम है उसमें यह है कि भगवान आपको बनाता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि भगवान को हम बनाते हैं। हमारा भगवान जो है वो हम जैसा मानते हैं उस तरह से बनता है। अभी हम आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाएंगे उसके लिए। तो आई हैव रिटन दिस बुक ए डिफरेंट टेक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आर.पी. जैन जी हु इज सिटिंग हियर, हु वाज टेकन फ्रॉम मोतीलाल बनारसी दास, दैट दे टुक द ट्रबल टू गेट द बुक डन इन 2 months. Normally they take 2 years. So I'm very grateful to him. उसमें अगर आप देखेंगे तो किताब पढ़ने की वजह से मैं कहूँगा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो जैन जी बिगड़ जाएंगे, उनकी किताब बिकनी है। लेकिन अगर ये सिर्फ कबर देख लें, वहाँ से नहीं दिखाई पड़ रहा, ऊपर राम और कृष्ण का है, उसके बाद दाहिनी तरफ नंबर 3 महात्मा गांधी, नंबर 4 पे जेपी जयप्रकाश नारायण, नंबर 5 पे बॉटम में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद अंबेडकर, उसके बाद परमहंस योगानंद और स्वामी विवेकानंद। 8 तस्वीरें हैं। मैं इन सारे लोगों के जो विचार हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम एनआरआईज पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इनको सारे लोगों को एनआरआई मानता हूँ, ये मैंने प्रयत्न किया हुआ है। तो इसलिए मेरे जो भी अब ये अगर इतना इस तरह के विचार अगर मतलब और सब में तो आपको शायद इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। महात्मा गांधी के आने के दिन पे तो हम एनआरआई डे मनाते ही हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये होगी कि आप राम और कृष्ण को एनआरआई कैसे मना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सुना होगा जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, किसने कहा था? भगवान राम ने कहा था। कहाँ कहा था? कहाँ कहा था? अध्यात्म रामायण में कहा था। देखिए वो अध्यात्म रामायण लिख रहे थे क्या भगवान राम? कहा वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन कहा उन्होंने था श्रीलंका में। हुए ना एनआरआई? अगर अब आप लोग हुए कि नहीं एनआरआई? यहाँ क्यों नहीं लिखे? महात्मा गांधी एनआरआई हुए क्योंकि महात्मा गांधी जब तक इस देश में थे कभी एक शब्द भी स्वतंत्रता के नाम के लिए नहीं बोला था। उनके पिताजी किसी राजा के यहाँ मिनिस्टर थे और ये ही वॉज लिविंग ए वेरी डिसेंट लाइफ। जब वो बाहर गए तो अपने देश की समस्याएं समझ में आई या अपने देश की दुर्गति समझ में आई, तब उन्होंने वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए सोचना शुरू किया। हम भी जो आज बोल रहे हैं आपसे, जो भी कुछ मुझे ज्ञान है उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर से देखता हूँ। उसे दूसरा एक मेरा परिचय छूट जाता है लगभग हर बार कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं अभी भी जाके गांव में रहता हूँ, अभी गांव से ही होके आ रहा हूँ 2 दिन पहले। तो वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ती जो आप लोगों को भी नहीं दिखाई पड़ती होंगी यहाँ भारत में रहते हुए भी। तो अगर ये हम सिद्ध कर लें, तो अगर राम और कृष्ण को सिद्ध करते हैं या नारायण पॉइंट अभी, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यही किए थे, मथुरा छोड़ के। उस समय देश उनका देश दूसरा था और द्वारिका दूसरा था। तो अपना देश छोड़ के वो भी द्वारिका मथुरा के बारे में जो कुछ सोच पाए वो अपना मथुरा छोड़ने के बाद ही समझ पाए। उनको छोड़ना पड़ा मथुरा असल में। तो इसी तरह से बाकी जो लोग हैं इसमें, इन लोगों को इतना बहुत आसान है और बाकी सोचना, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ पे ब्रिटेन में पढ़े थे तो वहाँ की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने देखा, उसको ले आए, इस देश को देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें जो उनके विचार। ये दूसरी बात है कि लोग उनसे एग्री करें ना एग्री करें, राजनीति में करप्शन भ्रष्टाचार वो दूसरी बात है। हम इंटेलेक्चुअल बातें करें, जो दृष्टिकोण देखा गया। अभी जवाहरलाल नेहरू का बलिदान ऐसे छोटा नहीं माना जा सकता है। वो बैरिस्टर थे, उनको क्या जरूरत थी तो दुनिया भर की जेल में बैठने की, सारी चीज़ें। हम उनके पॉलिसी से एग्री करें ना एग्री करें दूसरी बात है, लेकिन उनके बलिदान को हम नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी के बलिदान को नहीं भूल सकते, जितने लोग भी हैं इसमें। तो एक दृष्टिकोण है जो कि मैं आपके सामने कुछ जो कहने जा रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन वो ऐसा दृष्टिकोण वहाँ से आ रहा है। इसकी बेसिस जो है वहाँ से है। और इस देश की जो बहुत सारी मान मर्यादाएं जो वेद पुराण में थी, उनको रामायण महाभारत में जो रखा गया है, उसकी जो बेसिस है वो ये है कि लोग उसको दूसरी दृष्टिकोण से देखें, नहीं तो वो समस्याएं चलती रहती।
रावण को सबसे बड़ा राजा मानते रहते लोग, और सबकी वो रक्षा करता रहता, और राक्षस जो सभ्यता थी वो और आगे बढ़ती रहती, लेकिन किसी ने उसको तोड़ा ऐसा देख के। अब दुनिया भर की जो बहुत सारी चीज़ों की पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उसमें फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव होता है बहुत सारे, इसमें कुछ लोग फिलॉसफी के लोग बैठे हुए हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें, कुछ कल्चरल चीज़ें होती हैं, कुछ सोशल चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें, हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है। तो देयर इज नथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट देयर इज वन राइट एंड देयर इज अनदर राइट एंड देयर इज मे बी थर्ड राइट, सो एवरीबडी हैज अ पर्सपेक्टिव। ये भारत की परंपरा रही है, हमको ऐसे देखना चाहिए, एटलीस्ट उस दृष्टि से। देखा, आपके दृष्टिकोण से ठीक है, वो दृष्टिकोण आज यहाँ हमारे लिए वो रेलेवेंट है नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन पर्सपेक्टिव तो किसी का हो सकता है। और जिस दिन हम when we are able to respect that, I think the country will progress, the world will progress. rather मैं भी वहाँ पे, हम लोग बैठे हुए थे उधर चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे हो रहा था, यूनिवर्सिटी है अभी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसका नाम हमने यूनिवर्सिटी किया। यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्स, एक वर्ष, वन वर्ष, इसका मतलब एक तरीका, जबकि we all know कि this world is multiversity. There are so many ways to look at things. So we should try to understand that there is one, अभी यूनिवर्सिटी तो है, उसको तो आप और हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पैदा करती है, इसके और कई आयाम हैं जो कि और जगहों से आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, इसमें 2-4 चीज़ें हम आई विल ट्राई टू कवर, क्योंकि ये संस्कृत विभाग का जो ये सेमिनार श्रृंखला है आपकी, वो